Nathan Steele. नमस्कार, नमस्ते बिहार में राहुल ओझा आपके साथ। नमस्कार, मैं आपके साथ लक्ष्मी। तो आज से देश में बड़ा बदलाव हो गया। आज से 3 नए आपराधिक कानून लागू हो गए। नए आपराधिक कानूनों के प्रभाव में आने से कई बड़े बदलाव होंगे। नए कानून के तहत एफआईआर होगी, इसी के तहत कार्रवाई और सजा भी होगी। क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम में और क्या कुछ बदलने वाला है, इस रिपोर्ट में देखिए। देश में कानून और क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम की परिभाषा बदलने जा रही है। अंग्रेजों के जमाने से चल रहे 3 आपराधिक कानून में बदलाव कर 1 जुलाई से 3 नए कानून लागू होंगे। दिसंबर 2023 में संसद की तरफ से पारित 3 कानून भारतीय न्याय संहिता, भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता और भारतीय साक्ष्य अधिनियम पूरे देश में लागू होंगे। तीनों नए कानून ब्रिटिश काल के भारतीय दंड संहिता यानी आईपीसी, दंड प्रक्रिया संहिता यानी सीआरपीसी और भारतीय साक्ष्य अधिनियम की जगह लेंगे। नए कानूनों के तहत ही एफआईआर दर्ज होगा और नई धाराओं के आधार पर आगे की कार्रवाई होगी। कानून के रखवालों का मानना है कि नए कानून लागू होने से आम आदमी को बड़ा फायदा होने जा रहा है। नया कानून का जो मुख्य उद्देश्य है वो जनता केंद्रित ही है, तो उनको इसलिए कन्विक्शन रेट भी बढ़ेगा। साथ साथ में जो जेल के अंदर बोझ है, पुलिस के अनुसंधान का जो बोझ है, उसमें भी कमी आएगा। तीनों नए कानून में आपराधिक न्याय प्रणाली से जुड़े कई बड़े बदलाव किए गए हैं। कई महत्वपूर्ण धाराओं में बदलाव किया गया है। पुराने आईपीसी में 511 धारा थी। नई भारतीय न्याय संहिता में 358 धारा है। सीआरपीसी में 484 धारा थी। भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता में 533 धारा है। साल 1872 वाले पुराने भारतीय साक्ष्य अधिनियम में बदलाव कर 167 से बढ़कर 170 धारा कर दी गई है। हत्या, रेप, लूट, डकैती, ठगी समेत कई मामलों में नए आपराधिक कानून के तहत ही एक्शन लिया जाएगा। तो अब मर्डर की भी धाराएं जो है वो बदल गई है। सारी जितनी मेजर क्राइम था, चोरी, मर्डर, रेप, क्राइम अगेंस्ट वुमेन, इन सब के जो हम जानी पहचानी हमारी जो धाराएं थी वो भारतीय न्याय संहिता में जो है उसके वो कोडिफिकेशन नंबरिंग जो है वो चेंज हुई है। नए कानून के जरिए खास बात यह है कि अब तकनीक का उपयोग अधिक से अधिक होगा। 0 एफआईआर के तहत केस दर्ज होगा। 45 दिन के भीतर फैसला आएगा। इलेक्ट्रॉनिक माध्यम से रिपोर्ट दर्ज करना और डिजिटल साक्ष्यों को मान्यता देना डिजिटल इंडिया में सरकार का बड़ा कदम माना जा रहा है। मोदी सरकार ने नए कानूनों से एक आधुनिक न्याय प्रणाली स्थापित करने की कोशिश की है। कानूनी जानकारों का मानना है कि एसएमएस से समन भेजना, ऑनलाइन एफआईआर दर्ज करना या इलेक्ट्रॉनिक माध्यम के जरिए समय समय पर केस से जुड़ी जानकारी लेना आम लोगों के लिए फायदेमंद साबित होगा। नए कानूनों में हम देख रहे हैं कि इलेक्ट्रॉनिक पे ज़्यादा दबाव डाला गया है, चाहे वो एविडेंस हो, चाहे वो रिकॉर्डिंग हो, चाहे वो वीडियो कॉन्फ्रेंसेस हो। लेकिन हमें देखना पड़ेगा कि क्या हमारा इंफ्रास्ट्रक्चर उसके लिए रेडी है या नहीं, क्योंकि हम लोग कानून बना लेते हैं लेकिन हम लोग सभी जानते हैं कि साइबर क्राइम, साइबर अटैक्स एक नॉर्मल इंसान पे हो रहे हैं, रोज़ हो रहे हैं। नए कानूनों में समय का भी खास ख्याल रखा गया है। अब 45 दिन के अंदर फैसला होगा। पहली सुनवाई के 60 दिन के अंदर आरोप तय किए जाएंगे। यानी नए कानून जस्टिस डिले इज जस्टिस डिनाई के मिथक को भी खत्म करने में सक्षम है। हालांकि ये देखना होगा कि ये कितना कारगर साबित होता है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। बिहार में अगले साल विधानसभा चुनाव है, लेकिन उससे पहले विपक्ष बिहार के कानून व्यवस्था को लेकर के आक्रामक नजर आ रहा है। तेजस्वी यादव ने बिहार में बढ़ते अपराध को लेकर के ट्वीट किया। जवाब में एनडीए गठबंधन बचाव में उतर आया है। रिपोर्ट देखिए।
अगले साल विधानसभा चुनाव है, लेकिन उससे पहले बिहार की कानून व्यवस्था को लेकर सियासी उबाल है। जरा पूर्व डिप्टी सीएम तेजस्वी यादव का ये ट्वीट देखिए, जिसमें तेजस्वी ने बिहार में हो रही अपराध की घटनाओं का जिक्र किया है और प्रदेश से लेकर केंद्र सरकार तक से सवाल पूछ लिया है। तेजस्वी ने ट्वीट में लिखा है, छात्र, शिक्षक, कर्मचारी, व्यापारी, किसान, मजदूर, महिला, पुरुष, बच्चे, बुजुर्ग, कोई भी कहीं भी सुरक्षित नहीं है। इन घटनाओं पर सरकार में कोई भी कुछ भी बोलने को तैयार नहीं है। अपराधी पूर्ण मौज में मनमर्जी से जब चाहे, जहां चाहे, जैसे चाहे किसी को भी गोली और चाकू मारकर हत्या कर दे रहे हैं। तेजस्वी के ट्वीट पर अब बिहार में सियासत उबल पड़ी है। डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी ने तीखी प्रतिक्रिया देते हुए भरोसा दिलाया है कि बिहार में हर हाल में कानून का राज स्थापित होगा। साथ ही तेजस्वी को लालू राबड़ी शासनकाल की याद भी दिला दी। स्पष्ट तौर पर सभी पदाधिकारी को कह दिया गया है और कोई भी व्यक्ति, कोई भी अफसर हो, बड़े से बड़ा अफसर हो, आपको हर हालत में काम करना पड़ेगा और कानून का राज स्थापित करना पड़ेगा। नीतीश कुमार जी ने जो सुशासन स्थापित किया है उसको फिर से स्थापित करना पड़ेगा। ये लालू जी का राज नहीं है जो सीएम हाउस में बैठकर ऑर्गेनाइज क्राइम होगा। सम्राट चौधरी के बयान पर सियासत गर्म हो गई है। बीजेपी और जेडीयू ने सम्राट के बयान का समर्थन किया है, तो आरजेडी और कांग्रेस ने पलटवार किया है। नीतीश कुमार जी ने जब से बिहार की बागडोर संभाली है, तब से बिहार में कानून के राज को स्थापित किया है। क्राइम और क्रिमिनल्स के साथ नो कॉम्प्रोमाइज की नीति अपनाई है, तभी बिहार में माहौल परिवर्तन हुआ। लालू राज में सरकारी तंत्र के द्वारा ऑर्गेनाइज्ड क्राइम होता था। अब जो है माननीय मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार जी के राज्य में अपराधियों को जेल भेजा जाता है। सम्राट चौधरी जी, लालू फोबिया के शिकार होने की जगह बिहार में जिस तरह से अपराधियों का ग्राफ बढ़ रहा है, उसको रोकने की दिशा में कार्रवाई कीजिए। आप स्पष्ट रूप से ये बताइए कि बिहार में सत्ता केंद्रित अपराध जो बढ़ रहा है उसको रोकने की दिशा में क्या कार्रवाई हो रही है? बिहार में एनडीए की सरकार डबल इंजन की चिल्ला के शोर मचा रही है कि गारंटी है, लेकिन डबल इंजन की गारंटी का जीता जागता उदाहरण 9 दिनों में 5 पुलों का गिरना, जो दर्शाती है कि डबल स्पीड से बिहार में भ्रष्टाचार का संरक्षण बिहार सरकार दे रही है। अगले साल बिहार में विधानसभा चुनाव है। ऐसे में तेजस्वी यादव कानून व्यवस्था को लेकर बेहद आक्रामक नजर आ रहे हैं। विपक्ष के तेवर से ऐसा मालूम पड़ता है कि 2025 का विधानसभा चुनाव कानून व्यवस्था के मुद्दे पर लड़ा जाएगा। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज 18। जब से जेडीयू ने संजय झा को पार्टी का कार्यकारी अध्यक्ष बनाया है, तब से बिहार में सियासी पारा हाई है। जेडीयू और बीजेपी इस फैसले को नीतीश का मास्टर स्ट्रोक बता रही है, तो वहीं महागठबंधन इस फैसले को अलग ही सियासी एंगल दे रहा है। सवर्ण और ओबीसी की राजनीति से जोड़कर देख रहा है, लेकिन संजय झा को जेडीयू में नंबर 2 की पोजीशन पर प्रमोट कर नीतीश को विधानसभा में कितना फायदा होगा, ये देखने वाली बात होगी। एक रिपोर्ट देखिए। अगले साल चुनाव है, लेकिन उससे पहले जेडीयू में बड़ा बदलाव है। अब जेडीयू के कार्यकारी अध्यक्ष है संजय झा, जिन्हें नीतीश कुमार की अध्यक्षता वाली बैठक में बड़ी जिम्मेदारी सौंपी गई है। और अब सीएम नीतीश कुमार खुलकर कह रहे हैं कि उनकी ही मंशा थी संजय झा को पार्टी का कार्यकारी अध्यक्ष बनाया जाए। हमने इनके बारे में कहा कि यही रहेंगे। अब पहले वहां न रहते थे जी, पार्टी को मजबूती मिलेगी। तब अब यहाँ भेज दिए हैं लोकसभा, राज्यसभा में, तब यहाँ रहेंगे तो पूरा का पूरा सब जगह का काम देखेंगे और सब लोगों से बात करेंगे, ये अच्छा रहेगा। और कई राज्यों का तो इंचार्ज इनको बनाए हुए थे, इसलिए हम कल खुद ही करने हम घोषित किया तो सब ने स्वीकार कर लिया। संजय झा को जेडीयू का राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष बनाने पर प्रदेश जेडीयू अध्यक्ष उमेश कुशवाहा ने भी स्वागत किया है। उमेश कुशवाहा ने कहा है कि इससे केवल फायदा ही फायदा होगा। अन्य राज्यों में संगठन को देखना है, विस्तार करना है, इसीलिए संजय झा को जिम्मेदारी दी गई है। वहीं मंत्री रत्नेश सदा का मानना है कि नीतीश कुमार किसी जाति विशेष की राजनीति नहीं करते, वो तमाम जाति समुदाय के नेता हैं। कहीं दो राय नहीं है
फायदा ही फायदा होगा। और जो हमारा आप जान रहे हैं कि हमारे पार्टी के सर्वमान्य नेता माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी, उनके नेतृत्व में बिहार की सरकार चल रही है, तो बहुत कम मौका मिलता है देश के अन्य स्टेट में जाने के लिए और संगठन को देखने के लिए। इसके लिए कार्यकारी अध्यक्ष उनको बनाया गया है, संजय झा जी को। विशेष फायदा होगा, बहुत अच्छा माने कि उसमें लोगों को काफी उत्साह है। हमारे बिहार ही नहीं, जो देश के हमारे पार्टी के जो वर्कर हैं, कार्यकर्ता हैं, उनमें एक अलग उत्साह है। आदरणीय मंत्री सह राज्यसभा सांसद सह संसदीय दल के नेता और राष्ट्रीय कार्यकारिणी के अध्यक्ष जो बनाए गए हैं, इससे समाज में अच्छा मैसेज गया है। पूरे बिहार नहीं, पूरे देश में गया है संजय झा के बनने से। हालांकि जेडीयू के संजय झा को कार्यकारी अध्यक्ष बनाने पर सियासत तेज हो गई है। कांग्रेस ने इसमें भी नया एंगल निकाल लिया है और इसे सवर्ण वर्सेस ओबीसी की राजनीति करार दे दिया है। मैं देख रहा हूं कि जनता दल यू में तब्दीली बड़ी जल्दी हो रही है। 2 साल के अंदर ही कई चीज़ों की तब्दीली हो गई, कोई आ रहा है, कोई जा रहा है। तो जनता दल यू की लीडरशिप का फैसला कब क्या हो जाएगा, इसका अंदाज़ा लगाना बड़ा मुश्किल। सोशल इंजीनियरिंग में माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी तो डॉक्टरेट की डिग्री हासिल कर ही चुके हैं। कभी ललन सिंह को बनाते हैं, कभी आरसीपी सिन्हा को बनाते हैं, शरद यादव जी को भी बनाए और अब संजय झा को भी बनाए। सबको बनाते हैं, फिर उसके बाद उनका पंख काट लेते हैं। ऐसा न हो कि संजय झा जी का भी पंख कट जाए। अब ये जो स्वर्ण की जाति का वो खेल रहे हैं, ये तो उनको सोचना पड़ेगा ना, ये स्वर्ण जाति नीतीश कुमार जी के वोटर्स हैं या बीजेपी के वोटर्स हैं। जेडीयू ने संजय झा को राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष की कुर्सी सौंपी है। इस बात की चर्चा हो रही है कि नीतीश कुमार ने संजय झा को कुर्सी सौंप सोशल इंजीनियरिंग का बड़ा दांव खेला है। माना जा रहा है कि नीतीश ने जेडीयू पर लवकुश और अति पिछड़ा की पार्टी होने के ठप्पे से बाहर निकलने के लिए ये फैसला लिया है। लेकिन इसका कितना फायदा आने वाले चुनावों में होगा, ये देखने वाली बात होगी। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। बिहार विधानसभा चुनाव को लेकर प्रशांत किशोर के बयान पर चिराग पासवान ने पलटवार किया है। चिराग पासवान ने कहा है कि कई लोग दावे करते हैं, लेकिन उन पर फैसला जनता करती है। उन्होंने कहा कि नीतीश कुमार के नेतृत्व में 2025 का चुनाव मजबूती के साथ हम लड़ने वाले हैं। और वही इमरजेंसी पर लालू प्रसाद के पोस्ट पर उन्होंने तंज कसा। की जाती है पर अंतो गत्वा जनता किसका साथ देती है। और एक बात स्पष्ट है कि जनता ने ये तय कर लिया है कि बिहार में डबल इंजन की सरकार से ही बिहार का विकास हो सकता है। एक लंबा समय बिहार में ऐसा रहा है जहाँ पे विरोधाभास की सरकारें रही हैं, केंद्र में कोई और राज्य में कोई और। ऐसे में एक लंबे समय के बाद जब बिहार को डबल इंजन की सरकार मिली है, इस सरकार बिहार की जनता का विश्वास है। पूर्णिया का रुपौली विधानसभा उपचुनाव रोमांचक होता जा रहा है। लोकसभा चुनाव में जहां सांसद पप्पू यादव और बीमा भारती आमने सामने थे, वहीं अब रुपौली की पूर्व विधायक और आरजेडी उम्मीदवार बीमा भारती ने पप्पू यादव से मुलाकात की और रुपौली के चुनाव को लेकर सहयोग मांगा। इस मौके पर पप्पू यादव ने कहा कि बीमा भारती उनकी बेटी के समान है और वह आज भी उनकी इज्जत करते हैं। पप्पू यादव ने कहा कि वे चुनाव पर जल्द फैसला लेंगे और इसकी जानकारी भी देंगे। कयास लगाया जा रहा है कि पप्पू यादव अब बीमा भारती को रुपौली उपचुनाव में समर्थन देंगे। दिल्ली से कोई दिशा निर्देश नहीं मिली। व्यक्तिगत तौर पर बीमा जी और हमारा पारिवारिक रिलेशन है, वो चुनाव लड़े अलग बात है, रिश्ता अलग है, विचारधारा एक ही परिवार में अलग अलग हो सकता है, सहमति असहमति रहेगी, विचारधारा भी अलग रहेगा, लेकिन रिश्ते में कोई कमी नहीं रहेगी। क्या आप वहाँ कैंप कीजिएगा? नहीं, हम अभी जा रहे हैं, मेरा सदन है, सदन के बाद पार्टी की जो जिम्मेदारी होगी पहले उसको देखेंगे, जो निर्णय होगा उसके बाद। बिहार में पुल गिरने को लेकर सियासी उठापटक जारी है। पुल गिरने के सवाल पर मंत्री संतोष सुमन ने नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव पर तंज कसा। कहा कि तेजस्वी बिहार में नौकरी देने का क्रेडिट लेना चाहते हैं। जो रोजगार और नौकरियां उन्होंने नहीं दी तो उनको बिहार में पुल गिरने का भी क्रेडिट लेना चाहिए, क्योंकि जब वो 17 महीने डिप्टी सीएम रहे, पथ मंत्री रहे, तो उनके ही कार्यकाल में डीपीआर और एस्टीमेट बनाने के साथ ही काम भी शुरू हुआ। माननीय तेजस्वी यादव भी इस राज्य के उप मुख्यमंत्री रहे हैं और संयोग से पथ निर्माण के भी मंत्री रहे हैं।
और उनके कार्यकाल में भी इस तरह की घटना हुई थी। तो उनको ये समझना चाहिए कि जो भी पुल अगर किसी दुर्भाग्यवश गिरा है तो उनके कार्यकाल में भी वो पुल का DPR बना और प्राक्कलन बना और उसको काम शुरू हुआ। तो एक चीज़ मैं उनको नसीहत देना चाहता हूँ कि जब वो कहते हैं कि रोजगार हमने दिया, नौकरियाँ हमने दी, जो कि वो नहीं दिए हैं, आदरणीय नीतीश कुमार जी और NDA की सरकार ने दिया है और उसका क्रेडिट ले रहे हैं, तो पुल भी वो। और इस बीच पटना से बड़ी खबर है, जहां घर में घुसकर महिला की हत्या कर दी गई है। किराएदार बनकर 3 अपराधी पहुंचे थे। बेटी की भी हत्या की कोशिश की गई है। रिसर्च स्कॉलर मृतक की बेटी है। मामले की जांच में पुलिस जुटी हुई है। पाटलिपुत्र थाने के नेहरू नगर की घटना सामने आई। उत्तर पटना से ये बड़ी खबर आप तक पहुंचा रहे हैं, जहां घर में घुसकर महिला की हत्या की गई है। वहीं बेटी को भी निशाना बनाया गया है, उसकी भी हत्या की कोशिश की गई है। बताया जा रहा है कि मृतक की बेटी रिसर्च स्कॉलर है। पुलिस मामले की छानबीन करने में जुटी हुई है। तो देखिए, एक बड़ी घटना को अंजाम दिया गया है। अपराधियों तक पहुंचने की कोशिश पुलिस कर रही है। बताया जा रहा है कि मकान किराया लेने को लेकर के अपराधी पहुंचे थे और उन्होंने महिला की हत्या कर दी और उसकी बेटी को भी जान से मारने की कोशिश हुई है। बेटी बाल बाल बची है। मामले की छानबीन करने में पुलिस जुटी हुई है। तो देखिए, राजधानी पटना में अपराधी बेखौफ हैं। घर में फिल्मी अंदाज में घुसते हैं। किराएदार के तौर पर वो अंदर दाखिल होते हैं, महिला की हत्या करते हैं, उसकी बेटी को भी जान से मारने की कोशिश करते हैं। बेटी बाल बाल बचती है। पुलिस सारे एंगल से जांच करने की कोशिश कर रही है कि क्या पहले से कोई विवाद है। संजय हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ गए, न्यूज़ 18 संवाददाता। संजय, विवाद क्या समझ में आ रहा है? किस वजह से इस हत्याकांड को अंजाम दिया गया है? देखिए, विवाद क्या है इसके बारे में पुलिस पता लगा रही है, लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि हालांकि पुलिस जो है वो सभी एंगल पर विचार कर रही है और जांच कर रही है। न्यूज़ 18 को जानकारी दी है पटना के सिटी SP सेंट्रल चंद्र प्रकाश ने कि कई ऐसे पहलू हैं जिसको फिलहाल मीडिया से शेयर नहीं किया सकता। 3 युवक पहुंचते हैं, किराया लेने के नाम पे घर में घुसते हैं, महिला किराया के लिए घर दिखाने लगती है, इसी दौरान उसकी मौत हो जाती है, हत्या हो जाती है। तो पुलिस हत्या मान रही है, लेकिन किस कारण हत्या हुई है पुलिस फिलहाल इसका खुलासा नहीं कर रही है। पुलिस अनुसंधान कर रही है। देखना होगा क्या बात निकल कर सामने आती है। जो महिला की बेटी है, जो खुद को रिसर्च स्कॉलर बता रही हैं और कह रही है कि पाटलिपुत्र यूनिवर्सिटी से वो रिसर्च कर रही हैं, तो उनका कहना है कि उनकी भी हत्या की कोशिश की गई है। हालांकि पुलिस जो है इस बयान को सस्पेक्टेड मान रही है। देखना होगा क्या कुछ बात निकल कर सामने आती है, लेकिन निश्चित तौर पर एक बड़ी घटना राजधानी के पौष इलाके में घर के अंदर 3 युवक पहुंचते हैं, उसके बाद महिला की हत्या हो जाती है। पुलिस भी इसे चुनौती मान रही है। देखना होगा कब तक इस पूरे मामले का पुलिस खुलासा करती है। चलिए, शुक्रिया संजय इस अपडेट के लिए आपका। मुजफ्फरपुर से एक बड़ी खबर, घूसखोर सब इंस्पेक्टर निलंबित किए गए। सरैया थाना में कार्यरत एसआई संवेदना स्नेही निलंबित कर दी गई है। आपको बता दें कि रिश्वत मांगने का ऑडियो वायरल हुआ था। मुजफ्फरपुर एसएसपी ने निलंबित किया एसआई को। सरैया थाना का यह मामला बताया जा रहा है। एसआई संवेदना स्नेही निलंबित कर दी गई। आपको बता दें कि सरैया थाना में कार्यरत थी एसआई संवेदना स्नेही सस्पेंड कर दी गई है। बताते चले आपको, रिश्वत मांगने का ऑडियो वायरल हुआ था। मुजफ्फरपुर एसएसपी ने निलंबित किया है। तो मुजफ्फरपुर एसएसपी ने कार्रवाई करते हुए घूसखोर सब इंस्पेक्टर को निलंबित कर दिया। पटना से बड़ी खबर है, जहां स्वास्थ्य विभाग से जुड़ी खबर है। स्वास्थ्य विभाग में बड़े पैमाने पर तबादला की खबर है। 97 चिकित्सा पदाधिकारी का तबादला हुआ है। कई जिले के सिविल सर्जन बदले गए हैं। कई विशेषज्ञ और एसीएमओ का भी तबादला हुआ है। तो 97 चिकित्सा पदाधिकारी का तबादला हुआ है, जिसमें कई सिविल सर्जन भी शामिल है। कई जिले के सिविल सर्जन बदले गए हैं। इसके साथ साथ कई विशेषज्ञ और एसीएमओ का भी तबादला हुआ है। भारी बारिश की वजह से दुमका के बासुकीनाथ रेलवे स्टेशन की पटरियां पानी में डूब गई। इससे बासुकीनाथ स्टेशन से दोनों तरफ जाने वाली ट्रेनें बाधित हो गई। इससे यात्रियों को काफी परेशानियों का भी सामना करना पड़ा है। बता दें कि बासुकीनाथ में पहली बार मानसूनी बारिश की बौछार पड़ी। समुचित पानी निकासी की व्यवस्था नहीं रहने के कारण रेलवे ट्रैक पर पानी का जमाव हो गया। रेलवे ट्रैक में पानी भर जाने से जसीडीह रामपुर हाट अप डाउन दोनों ट्रेन लगभग 1 घंटे तक स्टेशन पर खड़ी रही। साथ ही गोड्डा रांची इंटरसिटी एक्सप्रेस ट्रेन भी लेट से खड़ी।
बांका जिला प्रशासन की तमाम सख्ती के दावे के बावजूद झारखंड के रास्ते शराब की तस्करी जारी है। बाराहाट पुलिस की कार्रवाई में एक ट्रक से करीब 50 लाख रुपए मूल्य की विदेशी शराब जब्त की गई है। विदेशी शराब के साथ ट्रक ड्राइवर गोगा सिंह को भी गिरफ्तार किया गया है। ट्रक में शराब की खेप सामान भरे प्लास्टिक बोरे की तह में छुपाकर ले जाई जा रही थी। बाराहाट पुलिस ने भेड़ा मोड़ के पास से गाड़ी जांच के दौरान शराब की खेप को जब्त किया है। ये शराब 413 कार्टन में रखी गई थी। गिरफ्तार ट्रक ड्राइवर की माने तो शराब की खेप पंजाब से मुजफ्फरपुर ले जाई जा रही थी। झारखंड से सटे बौसी थाना क्षेत्र में भलचोर चेकपोस्ट पर 2 नाके और बौसी थाना क्षेत्र से भी शराब लदे ट्रक का निकलना चेकपोस्ट पर तैनात लोगों की मुस्तैदी पर सवालिया निशान लगा रहा है। समस्तीपुर से एक बड़ी खबर, नदी में डूबे एक युवक का शव मिला है। आपको बता दें कि बूढ़ी गंडक नदी में 4 युवक डूब गए थे। एक युवक को स्थानीय लोगों ने बचा लिया। एक युवक का शव बरामद हुआ है। 2 लापता युवक की तलाश अभी जारी है। फिलहाल एसडीआरएफ की टीम तलाश में जुटी हुई है। धर्मपुर न्यू कॉलोनी के 3 युवक हैं। तो बूढ़ी गंडक नदी में 4 युवक के डूब जाने की खबर सामने आई। समस्तीपुर से खबर, एक युवक को स्थानीय लोगों ने बचा लिया। तो वहीं आपको बता दें कि एक युवक का शव भी बरामद हुआ, लेकिन बाकी 2 की तलाश में एसडीआरएफ की टीम जुटी हुई है।